नमस्कार दोस्तों, आज की इस हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं कि कैसे भारत ने चीन को अस्थिर करने के लिए एक गुप्त अभियान चलाया था। जी हां, भारत ने तिब्बत में विद्रोहियों को धन दिया और चीन के परमाणु कार्यक्रम की जासूसी की थी। और इस लड़ाई में भारत का एक गुप्त सहयोगी था अमेरिका। जी हां, अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA। दशकों से अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी से भारत में नफरत थी। भारतीयों का मानना था कि CIA चुनावों को प्रभावित करके और राजनेताओं को खरीद कर देश को नियंत्रित कर रहा था। लेकिन इससे पहले CIA कम्युनिस्ट चीन के खिलाफ भारत की लड़ाई में भागीदार भी था। तो दोस्तों, इस तरह से शुरू होती है कुछ ये कहानी CIA और भारत की। जी हां, आइए देखते हैं। 1947 में भारत की खुफिया एजेंसियां बिल्कुल गड़बड़ सी थी और उस समय भारत की सबसे शीर्ष एजेंसी जो थी खुफिया एजेंसी IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो। अब IB के पास अंग्रेजों के जाने के बाद बहुत कम बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर या आप कह सकते हैं मैन पावर थी। अब IB को पुनर्निर्माण करने के लिए भारत ने मदद के लिए अंग्रेजों और अमेरिका की ओर रुख किया। उस समय भारत को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अब भारत में तेलंगाना में कम्युनिस्ट मूवमेंट चल रहा था और विदेशों में भारत को कश्मीर पर नियंत्रण के लिए पाकिस्तान से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसियों को अमेरिकी समर्थन की आवश्यकता थी। अमेरिका को मदद करने में खुशी हुई और इसीलिए 1949 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर TN संजीवी ने वॉशिंगटन का दौरा किया। जी हां, यह यात्रा सफल रही। भारत के IB और CIA ने कम्युनिज्म से संबंधित मामलों पर मिलकर काम करने पर सहमति व्यक्त की। अब 1950 के दशक से इस सहयोग का बहुत कुछ कम्युनिस्ट चीन पर केंद्रित होने लगा। भारत की सीमा से लगे तिब्बत पर चीन के अधिग्रहण ने अमेरिका की रुचि को और आकर्षित किया। CIA ने चीनी सरकार के खिलाफ हथियारों, गोला बारूद और चिकित्सा आपूर्ति के साथ तिब्बत में प्रतिरोधी लड़ाकों को धन देना शुरू किया। इस सहायता का बहुत कुछ भारतीय हवाई क्षेत्र का उपयोग करके उड़ानों द्वारा पहुंचाया गया था। अब एक स्कॉलर हैं जिनका नाम है पॉल मैकग्रार। इन पॉल मैकग्रार के अनुसार IB ने CIA को अपना संचालन जारी रखने दिया। जी हां, अब इसी के बाद जैसा हम सभी को बताया 1959 में दलाई लामा तिब्बत से भागकर भारत आए। उनके भागने का समर्थन CIA ने किया था। यह भारत CIA सहयोग 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद एकदम से बढ़ गया। कहा जाता है CIA ने उड़ीसा के चार बातिया में एक सीक्रेट मिलिट्री बेस स्थापित करने के लिए भारत के साथ काम किया। इस बेस का उपयोग हवाई खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए और चीन के ऊपर से U-2 नाम के जासूसी विमानों को उड़ाने के लिए किया गया था। जी हां, इस खुफिया जानकारी ने भारत और अमेरिका को सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती पर नजर रखने की अनुमति दी। लेकिन बेस को दशकों तक गुप्त रखा गया था, जब तक कि CIA की डिक्लासिफाइड फाइलों द्वारा अधिक विवरण प्रदान नहीं किया गया था। अब कहा जाता है 1962 के युद्ध के बाद भारत ने अमेरिकी समर्थन से एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना की। अब ये SFF यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तिब्बत में सीमा पर अभियान चलाने के लिए प्रशिक्षित तिब्बती निर्वासितों की एक इकाई थी। भारत और CIA ने चीन के अंदर एक प्रतिरोध तंत्र बनाने के लिए तिब्बती एजेंटों को प्रशिक्षित करना भी शुरू कर दिया। अब 1964 में चीन ने एक परमाणु बम विस्फोट किया। इससे चिंतित भारत और अमेरिका ने चीन के परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए हिमालय में एक लिसनिंग डिवाइस स्थापित करने का फैसला किया। अलास्का में CIA द्वारा प्रशिक्षित भारतीय क्लाइंबर्स ने इस उपकरण को सफलतापूर्वक स्थापित करने के लिए 1965 में नंदा देवी पर चढ़ाई की थी। जी हां, यह भारत CIA साझेदारी का सबसे हाई पॉइंट था। लेकिन बड़ी चिंताएं भी थी, क्योंकि इस दौरान CIA भारतीय राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। इसने अपने आम चुनाव अभियानों में कांग्रेस पार्टी को फंडिंग देना शुरू किया
और प्रो वेस्ट राजनेताओं का समर्थन करने की कोशिश की। जी हां, इसने भारत सरकार में जासूसों को भी प्राप्त करना शुरू कर दिया। यहां तक कि नेहरू जी के प्राइवेट सेक्रेटरी मैक मैथाई पर भी जासूस होने का संदेह था। इतिहासकार सर्वपल्ली गोपाल ने यह लिखा भी है कि सीआईए के पास नेहरू के सचिवालय से गुजरने वाले हर पेपर तक पहुंच थी। इससे भारत में सीआईए के खिलाफ संदेह पैदा हुआ। अब 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद सीआईए के लिए हालत खराब हो गई। अमेरिका ने भारत को हथियार या भोजन भेजने से इनकार कर दिया। जी हां, जिससे अमेरिका और भारत संबंधों को नुकसान पहुंचा। अब उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की घरेलू राजनीति हार्ड लेफ्ट की ओर मुड़ गई और जल्द ही भारत में सीआईए पर सार्वजनिक रूप से हमला किया जा रहा था। अब 1967 में रैम्पर्ट स्कैंडल सामने आया। इस स्कैंडल से यह पता चला कि सीआईए भारत में अपने राजनीतिक नैरेटिव को फैलाने के लिए कई फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस को धन दे रहा है। भारत सरकार ने भारतीय राजनीति में सीआईए के हस्तक्षेप की जांच का आदेश भी दिया। सीआईए के लिए यह एक आपदा थी और उसी समय रूस की केजीबी खुफिया एजेंसी ने इसे और खराब कर दिया। 1971 के युद्ध के बाद जैसे जैसे रूस और भारत करीब आते गए, केजीबी ने बहुत अधिक शक्ति प्राप्त की। इसने सीआईए की छवि को खराब करने के लिए भारत में पत्रकारों और राजनेताओं के बीच अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। यह अभियान हास्यास्पद रूप से सफल रहा केजीबी का। जी हां, भारत की सभी समस्याओं के लिए सीआईए को दोषी ठहराना एक फैशन सा बन गया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय संकटों के लिए सीआईए या विदेशी तत्वों को दोषी ठहराया। कहा जाता है 1972 में भारत में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का विरोध चल रहा था और इंदिरा गांधी ने देश को अस्थिर करने की कोशिश के लिए सीआईए को दोषी ठहराया। जी हां, तो इसका असर भारत और अमेरिका के संबंधों पर भी पड़ा। वॉशिंगटन ने भारत को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में कटौती की और नई दिल्ली को कम प्राथमिकता दी और सीआईए के संचालन ने दशकों तक भारत अमेरिका के संबंधों में जहर घोल दिया था। जी हां, यह भूलना आसान था कि सीआईए कभी एक करीबी भारतीय भागीदार था और इस तरीके से सीआईए और भारत के संबंध खराब होने लगे थे और अब इन संधों में करीबी 1991 के बाद आई। जी हां दोस्तों, तो आशा करता हूं आपको ये कहानी सीआईए और भारत से जुड़ी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही और नॉलेजेबल डॉक्यूमेंट्रीज के लिए आप हमारे चैनल लेगेसी आईएएस एकेडमी को सब्सक्राइब करें और इन डॉक्यूमेंट्रीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े। धन्यवाद।